हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे अपना किसका बी पैक 101 का यूनिट 7। ठीक है जी, कहाँ पे गई? ये रही। तो वन शॉट के अंदर हम पूरा यूनिट कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के यूनिट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है। और किसी को भी क्लास की पीडीएफ चाहिए होती है तो वो टेलीग्राम पर वो कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। और अगर टेलीग्राम के लिंक नहीं मिलता है, ठीक है, कभी कभी क्या हुआ था, पहला वाला जो लिंक है ना वो अब इनवैलिड है। ठीक है, लिंक चेंज कर दिया मैंने, तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। ठीक है जी। तो करते हैं स्टार्ट अपने इस प्यारे से चैप्टर की। वैसे प्यारा सा तो नहीं है ये चैप्टर, मेरा टाइम पे तो मुझे सबसे बेकार चैप्टर लगता है ये। बहुत बेकार सा, मतलब बोरिंग शोरिंग सा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए बोरिंग नहीं बनाएंगे इसको। बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हम अपने इस यूनिट को कवर करेंगे। ठीक है। और वन शॉट के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगी। तो चैप्टर का नाम क्या है? सिस्टम एंड सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच। पहले तो आप सिस्टम अप्रोच को समझोगे, देन इसके बाद सोशल एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच को समझोगे। ठीक है। तो पूरा चैप्टर किस में डिवाइडेड है? दो उसके अंदर डिवाइडेड है। सिस्टम अप्रोच क्या है? सिस्टम अप्रोच को लेकर किसने अपना व्यू दिया है? चेस्टर बर्नार्ड ने, उसके बारे में बात करेंगे। देन इसके बाद सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, देन फिर उसके बाद मैस्लो का क्या कहना है और डगलस का क्या कहना है, और इनका 2 फैक्टर थ्योरी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बोला जाता है कि जो आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जितनी भी जो आज की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या होती जा रही है? बड़ी होती जा रही है। ठीक है। और बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। ठीक है। अब क्या है कि इनको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, इनको मैनेज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इनको मैनेज करने के लिए हम 2 मेन वे ऑफ थिंकिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन सी अप्रोचेस है? पहला है सिस्टम एंड देन सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या होती है? सिस्टम अप्रोच मेनली आप ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ी पजल की तरह देखते हो। क्या देखते हो? जो सिस्टम है ना उसको क्या देखते हो? एक ऑर्गेनाइजेशन को एक पजल की तरह देखते हो। बोलते हो कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सभी के सभी लोग हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट्स है वो क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है। जैसे पजल के छोटे छोटे पीसेस होते हैं और उन सबको कलेक्ट करके जब हम एक जगह लेकर ठीक से उनको जमा देते हैं तो क्या बनती है? एक बड़ी सी पजल बनती है। ठीक है। छोटे छोटे पीसेस से ही तो हमारी पजल बनेगी। तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका हर एक पार्ट क्या होता है? उससे कनेक्ट होता है। लाइक हमारी बॉडी की तरह। बॉडी के अंदर बहुत सारे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, बाल। ठीक है। तो सभी का अपना अपना काम होता है। ठीक है। और सब अपना अपना काम करते हैं। ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या हो गई? एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई। ठीक है। और उसके सभी अलग अलग पार्ट हो गए जो कि अपना अपना काम करते हैं। ठीक है। दैन इसके बाद चेस्टर बर्नार्ड ने क्या बोला है, उनका आइडिया की बात करेंगे। और सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या होती है? सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच ये एक वे ऑफ थिंकिंग है जहाँ पे फोकस किया जाता है लोगों के ऊपर। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं ना उनके ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सिर्फ हमारी सिस्टम अप्रोच फोकस करती है, ना कि सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच। ये समझाती है कि जो आपके वर्कर्स हैं उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है और कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है। तो अलग अलग थिंकर्स इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सिस्टम अप्रोच क्या है? अभी बताया मैंने। ये क्या बोलती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा सा क्या है? सिस्टम है। ठीक है। और इस एक बड़ी सी पजल है जिसमें हर एक छोटा छोटा पार्ट क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है। एक दूसरे से कनेक्ट है, सब अपना अपना काम करते हैं। ठीक है। एक दूसरे से वो इंटरकनेक्ट है और सब एक इंडिविजुअल का अपना खुद का काम होता है, वो अलग नहीं होते हैं। ठीक है। और सभी एक दूसरे के सभी इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। और सिस्टम अप्रोच को मैंने बहुत अच्छे से आपके बीपीएससी 105 के अंदर यूनिट 4 का पार्ट 1 देखना। ठीक है। अगर किसी के पास बीपीएससी 105 नहीं है, बी पैक है सिर्फ, ठीक है, तो आप सिर्फ पार्ट 1 को देखना।
वहीं से आपका ये काम हो जाएगा कि सिस्टम अप्रोच क्या होती है और ओवरव्यू देखोगे, ठीक है। तो इसमें आप सिर्फ पार्ट 1 को देखना, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर मैंने डेविड ईस्टन के अप्रोच के बारे में, थ्योरी के बारे में बताया है, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपका BPSC 105 भी है तो आप इन दोनों पार्ट्स को देखो, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको पूरा सिस्टम अप्रोच के बारे में ही बताया और जो कंटेंट वहाँ पे शामिल है वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो डायग्राम इसमें दे रखा है वो डायग्राम मैंने वहाँ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से प्लीज़ आप वहाँ से करें, ना कि यहाँ से, ठीक है। तो सिस्टम अप्रोच को आप वहीं से कवर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम चेस्टर बर्नार्ड की बात करेंगे क्योंकि वो BPSC 105 के अंदर ये आपका टॉपिक नहीं था, ठीक है। तो चेस्टर बर्नार्ड क्या बोलते हैं? चेस्टर बर्नार्ड बोलते हैं ये काफ़ी जाने माने हमारे मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन स्टडी के अंदर काफ़ी जाने माने स्कॉलर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी बुक लिखते हैं कब? 1938 के अंदर। कब लिखते हैं? 1938 के अंदर, जिस बुक का नाम था द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। क्या नाम था? द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। इस थ्योरी के अंदर ये क्या बताते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एंड द रोल, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं और रोल क्या होता है एग्जीक्यूटिव का, ठीक है। ये बताते हैं कौन? हमारे अपनी ये बुक में, ठीक है। तो ये बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सोशल सिस्टम है, समाज का एक सिस्टम है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन को क्या मानते हैं? समाज का एक सिस्टम, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैंने आपको पहले जो चैप्टर कराया था यूनिट 6 उसके अंदर इंट्रोडक्शन में ही मेंशन था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन कोई अलग से आपका कोई बवाल नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन जस्ट हम इसको मतलब एक सिंगल डेफिनेशन में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड आता है कि आप किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, ठीक है। मेनली हमारे एक थिंकर से वह बताते हैं कि देखो ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। सभी लोग जहाँ पे मिलकर काम करते हैं वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सिंपल भाषा में बताए तो, ठीक है। तो बर्नार्ड ने क्या बोला कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो समाज का, जो सोसाइटी, जो एक बड़ा सा सिस्टम है उसी का एक पार्ट है, ठीक है। एक बड़ा सा सिस्टम है, ठीक है। ये बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक सोशल सिस्टम है, समाज का एक सिस्टम है। और बोलते हैं इस सिस्टम के अंदर कंटिन्यूसली क्या करते हैं? ये जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनके अंदर कोऑर्डिनेट करते हैं, एक इंसान नहीं, बहुत सारे लोग मिलकर, ठीक है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कभी एक इंसान से नहीं चलता, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि जो ये सिस्टम होता है ये कंटिन्यूसली इसके अंदर लोग कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे कि हम लेते हैं, अभी बड़े पॉपुलर हो रहे हैं एल्विश यादव, ठीक है। वो बोलते हैं सिस्टम सिस्टम सिस्टम, अपना तो सिस्टम है, ठीक है। थोड़ा सा मजाक से आप हट के इस चीज को अपन इस कॉन्टेक्स्ट में समझे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि देखो भाई अपना तो सिस्टम है। अब उनका सिस्टम उनकी वजह से नहीं है, लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लोग उनको चाह रहे हैं, ठीक है। लोग उनको साथ क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तभी उनका सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अब एल्विश, खाली एल्विश के बिना तो ये नहीं चलेगा ना, एल्विश के बिना भी नहीं चलेगा और सिर्फ खाली एल्विश से भी नहीं चलेगा। जब लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, जब उसके दोस्त इस चीज में सपोर्ट करेंगे और जनता उसमें सपोर्ट करेगी तो वही क्या होगा? सिस्टम होगा, वही एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है। और यहाँ पे बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा सा सिस्टम है, ठीक है, जहां पर हर एक इंसान, हर एक पार्ट इंटरकनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है? हर एक पार्ट उसका कनेक्ट होता है, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है जी। अब जो ऑर्गेनाइजेशन होता है मेनली इसमें दो तरह के हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। ये तो मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है वैसे तो। फॉर्मल जहाँ पे हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं होता है, बस सिंपल हाँ जी सर जी, गुड मॉर्निंग सर जी हम करते हैं, मतलब होता है ना कि ड्यूटी की तरह फॉर्मेलिटी निभाना, ठीक है। फॉर्मेलिटी निभाना वो होते हैं हमारे फॉर्मल रिलेशन, ठीक है। रोल प्ले करना, एक तरीके से आप कंपनी में काम करते हो तो कंपनी के बॉस को ये तो नहीं बोले ओए भाई बताओ क्या हाल है तेरा, है ना, ये थोड़ी नहीं बोल सकते हैं। पर्सनल रिलेशन जिसके अंदर होता है वो होता है हमारा इनफॉर्मल रिलेशन, ठीक है। जहाँ पे हमारे दोस्त वगैरह होता है उनको तो हम गुड मॉर्निंग सर जी तो नहीं बोलते ना,
ठीक है, उनको हम इतनी रिस्पेक्ट भी नहीं देते क्योंकि उनसे हमारा जो रिलेशन है वो इनफॉर्मल है। ठीक है, तो ये हमारे दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन हो गए। ठीक है जी। अब देन इसके बाद जो मेरे ब्रनार्ड थे वो एक और कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इक्विलिब्रियम। ऑर्गेनाइजेशन इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब कि बैलेंस करना, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस क्या होता है। यहाँ पे बैलेंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, किसके बीच में, कि एक इंडिविजुअल क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और फिर अगर एक इंसान कंट्रीब्यूट भी कर रहा है तो वो ले क्या रहा है। ठीक है, रिटर्न में उसको क्या मिल रहा है। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया एल्विश का, तो एल्विश ने अपना एक सिस्टम बनाया, ठीक है, अपनी एक गैंग बनाई, ठीक है जी, ठीक है, तो उसके अंदर जो एल्विश है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है अपना, उसके बदले उसको क्या मिल रहा है, मनी मिल रही है, स्टेटस मिल रहा है, ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। ठीक है, तो यही एक बैलेंस है। ठीक है, कि इंडिविजुअल क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसको कितना मिल रहा है। ठीक है, और कंट्रीब्यूट क्या कर रहा है वो ये भी बताना पड़ेगा। अपने ब्लॉग्स डालता है, अच्छी अच्छी वीडियो डालता है, ठीक है, जो भी उसका यूट्यूब पे है कंटेंट वो डालता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस कब बना रहता है, जब इफेक्टिवनेस होती है और एफिशिएंसी होती है। क्या होती है, इफेक्टिवनेस होता है और एफिशिएंसी होती है। एक्सेप्टेशन थ्योरी ऑफ अथॉरिटी, तो एक और इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया, ये बोलते हैं कि चलो भाई तुमको एक और थ्योरी देता हूं मैं, एक्सेप्टेशन। एक्सेप्टेंस में कुछ भी नहीं है, मेनली इसके अंदर बताया जाता है कि एक मैनेजर की जो अथॉरिटी होती है, एक मैनेजर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि चीजों को मैनेज करता है, ठीक है, वो किसके बेस पर होती है, जब वो कोई भी ऐसा ऑर्डर लेकर आता है तो लोगों की जो उसके नीचे अंडर काम कर रहे हैं ना, उसके अंदर उनका कंसेंट होता है, मतलब उनकी हामी होती है उसके अंदर। ठीक है, मतलब राजी होते हैं वो उस चीज के लिए, वो तभी वैलिड होगा जब लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं ना सभी, उससे नीचे जब वो खुश होंगे। ठीक है, अब कोई भी ऐसा मैनेजर अथॉरिटी नहीं है जो खुद ही सब कुछ चलाएगा। ठीक है, लोग भी तो जो नीचे काम कर रहे हैं उनका भी तो कंसेंट होना चाहिए, वो भी तो राजी होने चाहिए। ठीक है, और ये कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, कम्युनिकेशन और अंडरस्टेबल, ये सारी चीजें। ठीक है, जोन ऑफ डिफरेंस क्या होता है, अब ये इसका उल्टा हो गया, ये इसका उल्टा हो गया ये कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बोला जाता है कि इंडिविजुअल एक्सेप्ट कर रहा है अपने अथॉरिटी के ऑर्डर को बिना क्वेश्चन करे हुए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि देखो जी, जितनी भी जो मैनेजर अथॉरिटी है उसका जो भी ऑर्डर आएगा वो किसके कंसेंट के बेस पर होगा, सबऑर्डिनेट के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, किसके ऑर्डर को, अपने से ऊपर को, अब बिना क्वेश्चन करे हुए। ठीक है, यहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इसके वो हुए। देन इसके बाद ये कुछ फंक्शंस भी बताते हैं कि इसका एग्जीक्यूटिव का जो फंक्शन है उसके अंदर कम्युनिकेशन को मेंटेन करना। ठीक है, जो कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है उसको मेंटेन करना, सिक्योर करना क्या एसेंशियल एफर्ट, और डिफाइन करना कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये किसने बताया, ये इसने बताया, किसने, ब्रनार्ड ने। ठीक है, तो इतना इनका व्यू हो गया। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं सिस्टम को, कि एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, कि एक सोशल सिस्टम है, समाज का सिस्टम है। ठीक है, तो आपकी सिस्टम अप्रोच यहीं से खत्म होती है। देन इसके बाद हम आते हैं सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच के ऊपर। सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, सोशो साइकोलॉजिकल मतलब थोड़ी दिमागी विकास की आपकी बात करेगी। ठीक है, मेंटली चीजों के बारे में बताएगी। ठीक है भाई, तो क्या है पहले इसको समझते हैं। ये एक औजार है, क्या है, एक औजार है जो कि आपको समझाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या व्यू होता है। ठीक है, और जो काम कर रहे होते हैं उनके व्यूज को बताता है कि जो वर्क कर रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका क्या व्यू है। ठीक है, और ये जो आइडियाज है किसके, सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच के, मेनली वो आपके साइकोलॉजी के अंदर, सोशियोलॉजी के अंदर, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, यूज किए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप एक इंसान के बिहेव को समझते हो, एक मनुष्य के बिहेव को समझते हो। ठीक है भाई, अच्छा जी, तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये तो बताओ, कि सोशल हो साइकोलॉजिकल हो, क्यों इंपॉर्टेंट है ये अप्रोच, हमको ये बता दो जी। तो इसमें बोला जाता है कि देखो जी, जो आपने पहले की थ्योरी पढ़ी थी ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत सारी थ्योरी आपको पढ़ाई गई है।
ठीक है, ये खुद बोल रहे हैं कि इतनी सारी थ्योरी हमने आपको पढ़ाई है, अर्लियर मैनेजमेंट थ्योरी लाइक सोशल साइंटिफिक ब्यूरोक्रेटिक, ठीक है, बोलते ही है ना, फोकस किया करती थी टेक्निकल और स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट पर, मैं ये टेक्निकल बातों की ध्यान दे रही थी, ये भूल रही थी किसको, इंसान को, ठीक है, तो इसलिए इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। देन इसके बाद हमारी एक नई अप्रोच आती है पिक्चर में जिसका नाम है सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। अच्छा जी, आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये आई किस लिए, जब वो टेक्निकल थी तो इसको क्या दिक्कत है, इसमें ऐसा क्या है जो हम पढ़े इसको, भाई जो दिक्कत है ना उसी को पूरा करने के लिए ये बोली कि भाई तुम टेक्निकल हो, लेकिन मैं टेक्निकल नहीं हूँ, मैं तो एक इंडिविजुअल के ऊपर ध्यान देती हूँ, ठीक है। वो बोलता है कि देखो जी, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आपने बोला कि सभी एक एक इंडिविजुअल क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और उसका कंट्रीब्यूशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन ऊपर बढ़ेगा तो एक इंडिविजुअल की वजह से बढ़ेगा, ठीक है। जब एक एक इंडिविजुअल अपने कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में मिलकर, ठीक है, तो सभी लोग मतलब सब, ठीक है, एक एक इंडिविजुअल की बात करी जा रही है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि उसके ऊपर तुमने ध्यान नहीं दिया तो मैं उसी के ऊपर ध्यान देता हूँ, ठीक है भाई। तो हमारे एक थिंकर आए थे जो कि अपनी थ्योरी देते हैं, मैस्लो इनका नाम है, ये हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी। ये बोलते हैं कि जो जरूरतें होती है ना वो हायरार्की में होती है एकदम से, ठीक है, एकदम से आपको सभी चीजें नहीं चाहिए होती है, किसी इंसान को कुछ चाहिए, किसी इंसान को कुछ चाहिए, ठीक है, प्रियोर मतलब क्या बोलते हैं, एक था, छोड़ो इसको, ठीक है, हायरार्की में चाहिए, क्या हायरार्की में होती है नीड्स, ठीक है, एक इंसान की जो जरूरतें होती है वो हायरार्की में होती है, ठीक है। तो अब्राहम मैस्लो इनकी जो थ्योरी है उनकी हम बात करेंगे पहले, लेकिन इनके बारे में जान लेते हैं। तो इनको फादर बोला जाता है ह्यूमैनिटिक साइकोलॉजी का, ठीक है, तो इनका एक ये याद रखना, क्या है, फादर है किसके, ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी। तो इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी 1954 के अंदर जिसका नाम था मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ठीक है जी, क्या है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ठीक है जी। तो एक सेकेंड, पानी पीना है यार, चिल्ला चिल्ला के मेरा गला दर्द हो गया है। हाँ जी, अब्राहम मैस्लो फादर बोला गया, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम पहले वाली की तो आपने पिक्चर नहीं डाली, इसकी पिक्चर डाल दी। भाई क्या हुआ था कि ये स्लाइड मेरी खो गई थी तो मैंने अभी दोबारा से बनाई है, ठीक है, तो ये खाली खाली लग रही थी, मैंने इसलिए इनकी पिक्चर डाल दी। और इनकी पिक्चर देख के पता नहीं मुझे क्यों, जो बचपन में एक मूवी आती थी तात्या बिच्छू, उनकी याद आई है, पता नहीं क्यों ऐसे ही लग रहे हैं ये भी। तो इसके बाद हम आगे आ चलते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स क्या होता है, तो ये बोलते हैं कि देखो जी, जो ज़रूरतें होती है ना वो हायरार्की के अंदर होती है। एक इंसान को सारी चीज़ें एकदम से नहीं चाहिए होती है, एक चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको अभी चाहिए, ठीक है, और कुछ चाहिए होती है अरे चलो कोई बात नहीं, इसके बाद ये मिल जाएगा फिर उसके बाद ले लेंगे, ठीक है। जैसे मम्मी होती है ना कि घर में नमक खत्म हो गया, ठीक है, और एक जगह कोलगेट खत्म हो गई, तो क्या बोलेंगी, अरे भाई तुम पहले नमक लेके आओ, ना चून में आटे में ना नमक डलने वाला, ठीक है, ना सब्जी में नमक डलेगा और खाओगे कैसे, तो इसलिए पहले नमक लेके आओ, कोलगेट में फाड़ के चीर के जैसे तैसे भी निकाल लूंगी। ये वो बोलते पहले तुम नमक लेके आओ, ठीक है, तो उनकी क्या नीड्स पहले वो रहेगी। तो ऐसे एक इंसान की जो नीड्स होती है वो हायरार्की में होती है। तो इन्होंने एक पिरामिड बना के तैयार किया जो कि हम देखने वाले हैं। तो पहले बोलते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, बोलते हैं कि देखो एक इंसान को ना बेसिक रिक्वायरमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है, और ये सबसे पहली नीड होती है एक इंसान की कि उसको खाना चाहिए, पीना चाहिए, ठीक है, मतलब पानी चाहिए, ठीक है, रहने के लिए घर चाहिए, सोने के लिए नींद चाहिए, नींद तो नहीं चाहिए उसको सोना चाहिए, ठीक है, और सांस लेनी है उसे, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों के बिना तो एक इंसान रह ही नहीं सकता, खाना पीना सोना रहना, ठीक है। देन इसके बाद नीड ऑफ सेफ्टी। अब भाई तुम्हें खाना पीना सोना रहना मिल गया, रहने के लिए घर भी मिल गया, तो तुम्हें सेफ्टी चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी चाहिए, आज़ादी चाहिए, ठीक है, तुम किसी के डर में नहीं रहना चाहोगे, ठीक है, ये आपकी सेकंड नीड हुई। देन उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। इसमें क्या होता है, इसमें बोला जाता है अब आपका घर तो है, अब आप अकेले मरी हुई आत्मा की तरह थोड़ी नहीं घूमोगे घर में,
ठीक है, आपको रिलेशनशिप भी तो बनाओगे, अपनी मम्मी को लेके आओगे, पापा को लेके आओगे, बहन को लेके आओगे, शादी करके एक वाइफ को लेकर आओगे, तो क्या बना रहे हो, एक पूरा रिलेशन बना रहे हो आप। ठीक है, एस्टीम नीड्स क्या होता है, इसके अंदर आपको अचीवमेंट चाहिए। आप भाई तुमने अपना घर बना लिया, उसके अंदर लोगों को भी लेकर आ गए, फैमिली बना लिया, बहुत बढ़िया, उनको कोई इज्जत होगी अपनी, ठीक है, इज्जत चाहिए, कुछ अचीवमेंट चाहिए, जब तो उनका खाना पीना होगा, ठीक है, जब तो आप चला पाओगे घर को, ठीक है, तो अचीवमेंट चाहिए। देन इसके बाद नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये आपकी हाईएस्ट लेवल की नीड होती है, मतलब आपको ये बाद में चाहिए, पर्सनल ग्रोथ, अपने आप को ग्रो करना है, ठीक है, अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट पूरी करनी है, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन होना है, तो ये सारी चीजें आपको सबसे लास्ट में चाहिए होती है। ठीक है, तो ये पूरा पिरामिड इन्होंने बना के तैयार कर दिया। ठीक है भाई, तो क्या नाम है इस पिरामिड का, नाम नहीं सॉरी देख लेना एक बार पिरामिड में क्या क्या दे रखा है, हायरार्की ऑफ नीड्स। ठीक है, तो इसको बना के एक बार देख लेना। क्या ये अप्लाई भी किया गया है, जो इतना बड़ा ये हमको भाषण देके गया था हायरार्की का, क्या इसको अप्लाई किया गया है? बिल्कुल किया गया है। कैसे? ये पता है क्या करता है, ये हेल्प करता है मैनेजर को कि वो अपने एम्प्लॉय को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, जो इफेक्टिवली काम कर सके। ठीक है, और तो और मैनेजर को ये भी समझाता है कि देखो भाई प्राइमरी फोकस कैसे करना है उनको एम्प्लॉय के, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो एम्प्लॉय की पहली चीज जिसके ऊपर वो पहले फोकस करे। ठीक है, ठीक है। देन इसके बाद क्रिटिसिज्म भी और लिमिटेशन भी है। क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि बोला जाता है यार स्ट्रिक्ट हायरार्की बनाई गई है जो कि यूनिवर्सली सभी पर अप्लाई नहीं की जा सकती है। इन्होंने बोला कि देखो जी सबसे पहले चाहिए खाना पीना सोना, ठीक है, लेकिन एक इंसान ऐसा है वो बोल रहा है कि पहले मेरे को मेरे घर पहुंचाओ, पहले मेरी मम्मी के पास पहुंचाओ, मैं खाना पाना कुछ नहीं खाने वाला, मुझे मम्मी चाहिए। ठीक है, वो बोलता है मुझे मेरे घर लेकर जाओ, मुझे अपने घर जाना है, मुझे नहीं खाना नहीं पीना नहीं सोना। ठीक है, तो उन्होंने तो पहली नीड क्या बताई, पहली नीड वो बताई, लेकिन उसकी नीड वो है मतलब मैं बिना खाए रह लूंगा, मैं बिना पिए रह लूंगा, लेकिन मैं अपनी मम्मी और अपने घर के बिना नहीं रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी नीड अलग हो गई। तो बोले कि देखो जी जो आपने बनाई है ना स्ट्रिक्टली किसी पर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और बोले कुछ बोले हमारे कि देखो जी कल्चर और कॉन्टेक्स्ट डिपेंड है, ठीक है, जो कि हर किसी पर फॉलो नहीं की जा सकती है। ठीक है, आप सेम वर्ड किसी पर फॉलो नहीं कर सकते हो। ओके जी। देन इसके बाद हमारे डगलस आते हैं जो कि अपनी थ्योरी लेकर आते हैं, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अच्छा जी, क्या है? बड़ी कॉन्ट्रैक्टिंग अप्रोच है, मतलब अरे यार कॉन्ट्रास्टिंग। ठीक है, तो मतलब आपस में अपोजिट है ये। ठीक है, एक्स कुछ बोलती है, वाई उसका उल्टा बोलेगी। ठीक है, जो एक्स बोलेगी वाई उसका उल्टा बोलेगी। ये कहाँ नीचे आ गया ये, एक सेकेंड, एक सेकेंड जस्ट, हाँ रुको भाई, रुको अबे तू यहाँ, हाँ जी। तो इनकी थ्योरी एक्स क्या बोलती है? थ्योरी एक्स बोलती है कि सुनो जी मेरी, क्या बोलती है कि देखो मेरे जो पहली ये बोलती है कि देखो मैं तो अजम्पशन बेस्ड हूँ, ठीक है, मैं कोई सच्चाई नहीं बता रही हूँ, मैंने बस अजम्पशन लगाए और मैंने नहीं ऑटरी डगलस ने बनाए हैं। ठीक है, मेरे को ही डगलस ने बनाया है। ठीक है, और ये जो थ्योरी है ये किसके अजम्पशन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो बोलती है कि जी सुनो मेरे जो अजम्पशन है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि एम्प्लॉय बड़े नेगेटिव होते हैं, बड़े ही दुख दर्द में होते हैं, बड़े ही निराश होते हैं। ठीक है जी, ये अज्यूम करते हैं कि जो एम्प्लॉयज होते हैं किसके अंदर, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, वो बड़े लेजी होते हैं, कुछ काम करने के लिए नहीं राजी होते, मेरे भाई की तरह कुछ काम नहीं करता पूरे दिन। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि बड़े ही लेजी है और काम को अवॉइड करता है बिल्कुल उसकी तरह। भाई कुछ काम नहीं करना, एक काम के लिए उनसे बोल देना मैं क्यों करूं। ठीक है, उनके पास हमेशा ऐसा रहता है, तो ये भी हमारे अवॉइड करते हैं, इनका कहना। थ्योरी ऑफ एक्स, लैक ऑफ एम्बिशियस, डिसलाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना वो खुश नहीं है। ठीक है, मतलब जो उत्साह रहता है ना वो उनके अंदर नहीं रहता, और वो पसंद नहीं करते कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी जाए। अरे बड़ी नेगेटिव है यार, इतनी बुराई तो मैं अपने भाई की नहीं करती जितनी बुराई इसने कर दी एम्प्लॉयज की। थ्योरी भाई बोलती है अरे बहुत हो गई बुराई, मैं बताती हूँ तुम्हें। ये बोलती है देखो भाई बड़े पॉजिटिव एम्प्लॉयज होते हैं,
ठीक है, और वो जागरूक होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बड़े निराश होता है, नहीं, ठीक है, वो करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि जो वाई थ्योरी है बोलते हैं बड़े ही इंजॉय करते हैं वो, ठीक है, उस काम को जो उनको दिया जाता है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बहुत इंजॉय करके वो उस काम को कंप्लीट करते हैं। और एम्प्लॉयज कभी नेचुरली लेजी नहीं होते, ठीक है, वो बोलते हैं नेचुरली लेजी नहीं है वो, बस उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है। हाँ ये सही बोला है, मेरा भाई भी कोई नेचुरली लेजी नहीं है, बस उसमें एक दो थप्पड़ मारने पड़ते हैं तब वो काम करने के लिए चलता है, ठीक है। तो हमारे एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ता है, बताओ जी, मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है। थ्योरी वाई क्या बोलती है, थ्योरी वाई बोलती है कि देखो जी, ये कैपेबल्स होते हैं, एम्प्लॉयज क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं सेल्फ डायरेक्शन के लिए। उनको डिपेंड मत करो कि एक मैनेजर ही उनको बताएगा तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, उनको पूरा डिपेंड मैनेजर के ऊपर मत करो, वो खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, ठीक है, वो क्रिएटिव है, ठीक है, इनोवेटिव है, उनको पता है, ठीक है। देन उसके बाद दे बिलीव, और वो बिलीव करते हैं कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जहाँ पे वर्क का इन्वायरमेंट, ठीक है, लोग काम करें, क्रिएटिव, लोगों को सेल्फ मोटिवेशन दिया जाए, ठीक है, एम्प्लॉयज को थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाए कि वो अगर कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो वो कर सके, ठीक है। तो ये हमारी वाई थ्योरी कहती है, ठीक है जी। तो डगलस की जो हमारी थ्योरी थी, इनकी थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, दोनों ही आपस में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है, और अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, बस ये अजम्पशन भरी हुई है, कोई सच्चाई नहीं है। कभी आप सोचो कि है सच में ऐसा होता है, नहीं भाई, अजम्पशन है ये, ठीक है। देन इसके बाद इसे बताया जाता है कि एम्प्लॉयज़ का क्या, लीडरशिप का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ का क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, इसके अंदर ये बताया जाता है। देन इसके बाद जो हमारे डगलस जी है वो बिलीव करते हैं कि जो वाई थ्योरी है वो ज़्यादा काम करती है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है, कौन नेगेटिव को इतना आगे बढ़ाया जाएगा। बोलते हैं कि उसके अंदर पोटेंशियल है, किसके लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, ठीक है। लेकिन इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया जाता है, थ्योरी वाई और थ्योरी एक्स को। क्यों? बोला जाता है कि यार अकाउंटिंग नहीं है, सिर्फ इन्होंने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन के बिहेवियर को बता दिया, नेगेटिव है, लेजी है, काम नहीं करते, वो नहीं करते, सोते रहते हैं। अरे भाई डाइवर्सिटी तो बताई नहीं, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी, उनके मोटिवेशन को कोई और बताएगा क्या, ठीक है। क्रिटिसाइज आर्ग्यू करते हैं कि देखो जी ये एक्सटर्नल फैक्टर की तो बात ही नहीं करी, बाहरी भी तो कोई फैक्टर होता है, ठीक है। एक इंसान आलसी है, अब वो डेली आलसी थोड़ी नहीं है, क्या वो रात को सोया नहीं होगा, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, ये सारी बात तो किसने नहीं करी, इन्होंने करी ही नहीं, डगलस ने, ठीक है। तो पूरा हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना, और पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार खुद से भी पढ़ने की कोशिश करना, पीडीएफ को अच्छे से समझ में आ जाएगा, और एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा से वीडियो देख लेना, ठीक है जी। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो बाय, टेक केयर।